In previous lecture, we were discussing about the antibodies, and we have discussed a few points about the introduction of the antibodies. Now today we are discussing about the most important thing, that is a structure of antibodies. Structure of antibodies. अगर हम एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम ये बोलते हैं कि वाई शेप्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये अगर हम इनका कंपोजिशन देखेंगे तो हम ये बोलेंगे ये टेट्रा पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो हैवी चेन्स होती हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है वो क्या होती है, वो लाइट चेन्स होती है। और ये सभी जो पूरा जो स्ट्रक्चर, ये जो हैवी चेन्स हैं और ये जो लाइट चेन्स हैं, they are held together by a disulfide bonds, that means they are attached to each other with the help of disulfide bonds। तो थोड़ा सा कुछ मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले, तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है वो वाई शेप्ड होती है, पहली चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वो टेट्रा पॉलीपेप्टाइड या टेट्रा पेप्टाइड्स इन नेचर होती है, टेट्रा पेप्टाइड इन नेचर होती है ये। इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है और कौन कौन सी चेन्स होती है, 2 हैवी चेन्स होती है, 2 हैवी चेन्स होती है एंड 2 लाइट चेन्स। और ये हैवी और लाइट चेन जो होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय और बाइंडेड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारे पास जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जो होती है हमारे पास ये वाई शेप्ड होती है, इनके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, तो टेट्रापेप्टाइड इन नेचर होता है जिसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती है। और ये हैवी और लाइट चेन्स जो होती है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर मैं इसका एक ब्रीफ स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास समझ लो ये हमारे पास हैवी चेन्स है, these heavy chains are Y-shaped chains, if I make these are the heavy chains। और यहाँ पे आप देखोगे ये हैवी चेन का स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, say these are the heavy chains। ये हैवी चेन्स का स्ट्रक्चर हो गया। और हैवी चेन्स के साथ साथ हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास लाइट चेन्स भी होती है, दीज आर द लाइट चेन्स ऑफ द एंटीबॉडीज। सो जनरली हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती है और 2 लाइट चेन्स होती है। और ये हेल्ड टुगेदर है बाय बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। आप समझ लो यहाँ पे एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है और यहाँ पे आप समझ लो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास बिटवीन द 2 हैवी चेन्स भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है और हमारे पास 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमने क्या देखा, हमारे पास ये 2 हैवी चेन्स होगी और ये जो 2 है ये लाइट चेन्स होगी। लेकिन हमने साथ ही में और एक चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे कि हमने बोला कि ये हमारे पास हो गए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, अब ये भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आता है, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है which held together, which held the heavy and light chains together। और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का जो नंबर होता है they are 4 in number, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड किनके बीच में बनता है ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके बीच में बन जाता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जो बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं which are formed between, or we can say between the polypeptide chains, and disulfide bond जो होता है it is formed between the sulfur containing amino acids।
ठीक है बेटा, आगे चलते इंपॉर्टेंट चीज और एक देखते हैं कि अगर हम इस हैवी चेन और लाइट चेन की बात करेंगे, हैवी चेन के पास भी एक रीजन ऐसा होता है, द रीजन वी हैव हियर, इफ आई एम मेकिंग दिस वन, दिस इज द रीजन हियर, दिस रीजन इज अ वेरिएबल रीजन, that it is not a constant, it doesn't have a constant amino acids, it shows the variability, change in amino acids. So if we say here is also we have this region, this is also called as a variable region. So अगर हम देखेंगे हैवी चेन्स की बात करेंगे, हैवी चेन्स के पास हमारे पास वेरिएबल VH होता है, वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन, और यहाँ पे भी हम देखते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन, और ये वाला रीजन जो होता है हमारे पास ये होता है कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, और ये भी होता है हमारे पास कांस्टेंट रीजन। इसका मतलब बाकी जो रीजन बचता है यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है इस हैवी चेन का, और ये बाकी जो रीजन होता है ये वेरिएबल रीजन होता है। सिमिलरली अगर हम लाइट चेन्स की भी बात करेंगे, लाइट चेन्स के भी अंदर हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। आप समझ लो ये वाला रीजन जो ये वेरिएबल रीजन है यहाँ पे, और बाकी जो रीजन है कांस्टेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट्स अ वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, इट्स अ कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। सो दिस इज एक्चुअली द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, देयर आर some what we call these disulfide bonds which are formed within a polypeptide chain. See यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है और यहाँ पे भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। अब इनके बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, एक तो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भी हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है और यहाँ पे भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, इनके बीच में भी क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देखा यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, यहाँ पे भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इनके बीच में भी क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे भी हमारे पास सल्फर कंटेनिंग है, यहाँ पे भी सल्फर कंटेनिंग है, इनके बीच में भी क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड। दैट मींस इट ऑकर्स विद इन द लाइट चेन। हम देखो यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग। अब अगर विद इन चेन फॉर्म हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज सल्फर लूप। इफ इट इज फॉर्म्ड विद इन अ चेन देन इट इज कॉल्ड एज सल्फर लूप, इसको कहा जाता है अगर ये विद इन चेन क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, वन हियर वी हैव अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड विद इन द चेन, और यहाँ पे भी एक होगा विद इन द चेन। और हमने यहाँ पे भी देखा यहाँ पे भी विद इन द चेन होगा सल्फर कंटेनिंग, यहाँ पे भी होगा, और हमने देखा यहाँ पे भी होगा विद इन चेन, और यहाँ पे भी हमारे पास विद इन चेन होगा। तो अगर हम एक साइड से देखेंगे तो हम देखेंगे कितने सल्फर लूप्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और दूसरी साइड पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी कितने बन जाते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास सल्फर लूप्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अगर हम टोटल में देखेंगे, टोटल में हमारे पास कितने सल्फर लूप्स बनते हैं, 12 सल्फर लूप जो है वो फॉर्म हो जाते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर। इफ आई एम रिकैप्चुलेटिंग द पॉइंट, तो मैंने क्या बताया आपको, तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जो एंटीबॉडी होती है वाई शेप स्ट्रक्चर इसका होता है, और दूसरी बात ये होती है टेट्रा पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होती है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 हैवी चेन्स होती है और 2 लाइट चेन्स होती है, और वो हेल्ड टुगेदर होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चरली थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो मैंने आपको बताया ये हैवी चेन्स है, दीज आर द 2 हैवी चेन्स। उसके बाद ये लाइट चेन्स है, ये वाली लाइट चेन है और ये भी लाइट चेन है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और ये हेल्ड टुगेदर है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो ये वाली लाइट चेन जो है इस हैवी चेन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन जो इस हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बाइंड है, हम बोलेंगे ये इस व्हाट यू कॉल दिस वन एज अ लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन इस हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ विद द हेल्प ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड है। टोटल में हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बिटवीन द 2 हैवी चेन्स बनते हैं और 2 लाइट एंड हैवी चेन के बीच में बनते हैं, तो हमारे पास 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद अगर हम लाइट सल्फर लूप्स की बात करेंगे तो सल्फर लूप्स हमारे पास 12 होते हैं, लेकिन सल्फर लूप जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है ये कि अगर यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है और यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आल्सो डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा डाइसल्फाइड, क्योंकि जहाँ पे भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होंगे आपस में इन पॉलीपेप्टाइड चेन दे विल फॉर्म अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं सल्फर लूप। और सल्फर लूप्स का जो नंबर होता है वो 12 इन नंबर होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 4 इन नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे सल्फर बॉन्ड्स
यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इनको सल्फर लूप्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, और ये स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो एंटीजन होता है, एंटीजन जो होता है वो बाइंड होता है विद द एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी के साथ किस रीजन पे बाइंड होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। अब अगर आप सुनोगे कि कहाँ पे ये, अगर हमारे पास कोई एंटीबॉडी, आप समझ लो ये एंटीबॉडी हमारे पास, इसकी शेप ऐसी है एंटीबॉडी की, दिस इज स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर, ये एंटीजन है या कोई एंटीजन समझ लो आप। ये एंटीजन के जो शेप है हमारे पास, एंटीजन की शेप ऐसी है, ओवल है, या आप समझ लो ये स्टार लाइक है, आप समझ लो स्टार लाइक ये एंटीजन है, समझ लो ये एंटीजन है। अब इस एंटीजन को क्या करना है, इस एंटीजन को बाइंड होना है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। अब ये किस जगह पे एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसको बाइंड करूँ तो एस्केप हो सकता है, अगर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एंटीजन, यहाँ पे हो सकता है सिर्फ एस्केप हो सकता है। सो ये कहाँ पे बाइंड होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग इज इट बाइंड्स बिटवीन द टू चेन्स, दैट इज द लाइट चेन एंड द हैवी चेन, और उनके वेरिएबल रीजन्स के बीच में हमारे पास क्या होता है, एंटीजन जो है वो बाइंड होता है। तो एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो है बिटवीन द लाइट एंड हैवी चेन, और स्पेशली अगर हम रीजन की बात करेंगे तो रीजन कौन सा है, द रीजन वी हैव इज अ वेरिएबल रीजन। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास एंटीजन जो है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंटीजन जो है ये क्या हो सकता है, ये बाइंड हो सकता है। दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है ये वाली बाइंडिंग साइट, दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसको कहा जाता है। और इसके बाद जो साइट होती है एंटीजन, जो एंटीजन बाइंड, इसके पास क्या होता है, इसके पास एपिटोप होता है, और वही एपिटोप इस एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, और हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा लिखूं तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो हैवी चेन्स होती है, हैवी चेन जो होती है, हैवी चेन्स, इनके पास क्या होता है, वेरिएबल as well as constant region. Similarly, light chain also have variable as well as कांस्टेंट रीजन। इसके पास भी होता है वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। अगर हम किसकी बात करेंगे, लाइट चेन की बात करेंगे। अब वेरिएबल रीजन पे आ जाते हैं। सिर्फ फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड कराऊं, मोर इलैबोरेट होकर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराऊं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये ऐसे दिखाऊंगा कि वेरिएबल रीजन क्यों ये एंटीबॉडीज में वेरिएबल रीजन जो है ये प्रेजेंट होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट शेप ऑफ द एंटीजन्स। अब एंटीजन्स तो सेम नहीं है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ गया, अब वो एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज खाली उसी एंटीजन को बाइंड हो जाएंगे जिस एंटीजन ने इस एंटीबॉडी की स्टिमुलेशन कराई, इनकी फॉर्मेशन कराई, बॉडी को एक्टिवेट कराया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराया टू सिंथेसाइज दीज एंटीबॉडीज। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, से फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक हमारे पास एंटीबॉडी इस शेप की है, आप समझ लो, दूसरी एंटीबॉडी इस शेप की है, और तीसरी एंटीबॉडी हमारे पास इस शेप की है। एंटीजन, सॉरी, व्हाट आर these three are the antigens। ये एंटीजेंस हैं विद डिफरेंट शेप, ठीक है ना बेटा। अब इनको क्या होना है, इनको एंटीबॉडीज के साथ बाइंड हो जाना है। तो एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक होती है हमारे पास हैवी चेन, आप समझ लीजिए हैवी चेन है, so these are the heavy chains, और ये होती है हमारे पास लाइट चेन्स, so these are the light chains। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास कौन सा रीजन होता है, दिस इज अ वेरिएबल रीजन, और ये भी होता है हमारे पास वेरिएबल रीजन, इसका भी ये होता है वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट होता है, ये भी इसका होता है वेरिएबल रीजन। समझ लो हमारे पास एक एंटीजन है, उस एंटीजन को बाइंड होना है। अब एंटीजन की शेप कैसी होगी, एंटीबॉडी के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट कैसी होगी, आप समझ लो एंटीजन सर्कुलर है, अब इसकी जो शेप होगी बिल्कुल ऐसी होगी, इट विल बी
it will be like that, so that this इसकी जो shape होगी variable region, it will make an antigen binding site like that, so that this antigen fits easily inside it. तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है, दे शो स्पेसिफिसिटी, दे बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीजन. सिमिलरली अगर मैं दूसरी की बात करूं, इस वाले एंटीजन की बात करूंगा, तो अगर हम यहाँ पे फिर से एक एंटीबॉडी बना रहे हैं, आप समझ लीजिए हमारे पास एक एंटीबॉडी है, वाई शेप्ड है, एक वाई शेप्ड एंटीबॉडी है, ठीक है बेटा. और ये इसका कौन सा रीजन है, ये इसका वेरिएबल रीजन है, और ये कांस्टेंट हो गया. सिमिलरली ये वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट हो गया. अब ये हमारे पास लाइट चेन्स है, आप समझ लीजिए हमारे पास लाइट चेन्स दो है, ठीक है ना बेटा. अब लाइट चेन्स पे हमारे पास भी क्या होता है, वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है. आप समझ लीजिए ये भी वेरिएबल रीजन हो गया और कांस्टेंट रीजन हो गया. यहाँ पे समझ लो ये वाला रीजन जो है ये वेरिएबल रीजन है और ये क्या है, ये कांस्टेंट रीजन है. अब हमारे पास इसकी जो वेरिएबल रीजन की जो अब शेप होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट की जो शेप होगी, इट विल बी लाइक दैट, सो दैट द एंटीजन इजीली फिटेड इनसाइड इट. तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है एंटीजन जो है वो इजीली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है. सो हमने बताया कि वेरिएबल रीजन इसलिए है ताकि इट मेक्स अ डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग शेप ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग साइट, सो दैट different types of antigens easily bind with a specific antibody. So that is why the antibodies we see they are specific in nature, they bind with a specific antigen. That is whenever आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन चला जाए, अगर एंटीजन अंदर चला जाएगा वो स्टिमुलेट कराएगा आपके इम्यून सिस्टम को टू सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज उसी एंटीजन के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे. दैट वी कॉल एज अ स्पेसिफिसिटी. तो वेरिएबल रीजन इसीलिए है ताकि ये डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो फॉर्म कर सके फॉर द डिफरेंट एंटीजन, सो दैट दिस एंटीबॉडी शो द स्पेसिफिसिटी. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे एड अप करूंगा इसको, दैट इज कि अगर हम एंटीबॉडीज की बात करेंगे, एंटीबॉडीज की अगर हम बात करेंगे, एंटीबॉडीज में हम बोलेंगे एक तो दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन विद फ्यू कार्बोहाइड्रेट, और वी कैन से विद फ्रैक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इनके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है. तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. व्हाट आर दे? ग्लाइकोप्रोटीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो एंटीबॉडीज को आप कह भी सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्यों? क्योंकि रीजन है कि इनके अंदर फ्रैक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज का थोड़ा टाइप्स भी देखते हैं आज, इसको कंप्लीट करते हैं आज. अब थोड़ी सी चीजें जो मैं उनके बारे में बताऊंगा, रिमेंबर दैट. अब एंटीबॉडी जो हमारे पास है, वी आल्सो कॉल देम एज इम्यूनोग्लोबिन्स. और इम्यूनोग्लोबिन्स को हम एक प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं, और वो प्रीफिक्स जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज आईजी. देखो बेटा, हम एंटीबॉडीज कहें इनको, हम इनको एंटीबॉडीज कहें, या हम इनको एंटीजेंस इम्यूनोग्लोबिन्स कहें, इम्यूनोग्लोबिन्स, ग्लोबुलिन्स, या आप इनको बोल भी सकते हो गामा ग्लोबुलिन, जो मैंने आपको बताया था कल. अब इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे पास होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. इनको हम डिनोट करते हैं बाय प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जो हम यूज करते हैं इसको दैट इज आईजी. और आईजी एक्चुअली रिप्रेजेंट द इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज. अब हमारे पास जो एंटीबॉडीज है दैट वी हैव 5 टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज in our body, in our plasma of the blood. अब कौन कौन सी एंटीबॉडी है? पहली जो है हमारे पास दैट्स कॉल्ड एज IgM, immunoglobulin M. Then after we have is a IgE. Then after we have IgD. Then after we have IgG. And last we have is a IG. We have a ID. Then after we have an IgG. So these are the immunoglobulins or antibodies which are present in our body. There's IgM, IgE, IgD, IgE and IgG.
So to memorize them more easily, we have the most important, we can use a word that is called as med-edge. Med-edge is the word you can use to memorize them. Like, if you take the word med-edge, it's a med-edge. IgM, IgT, it's IgA, and it will be EG. So this is a med-edge. MADEG. This is IgM immunoglobulin, then IgA immunoglobulin, then IgD immunoglobulin, IgE, then IgG. We can memorize it by med-edge. That is, M is for IgM, A is for IgA, D is for IgD, and E is for IgE, and G is for IgG. So to memorize them more easily, we have to remember the word med-edge. Med-edge is representing the 5 immunoglobulins which are present inside our body, that is IgM, IgA, IgD, IgE, and IgG. Let's take the first one to have few points about it. That's IgM. IgM is the first antibody or immunoglobulin which is synthesized in our body. First immunoglobulin, whenever the pathogen or the antigen enters into our body. Whenever you have an infection or you have an antigen, what we call this pathogen entering into our body, the first antibody which is formed here, that antibody is called as IgM. So IgM actually, it is the first antibody. It is the first antibody formed inside the body. Formed inside the body. Formed inside the body. Whenever pathogen or antigen enters our body. Antigen enters the body. So पहला जो एंटीजन एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होती है, पहली जो एंटीबॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल दिस वन एज IgM. और IgM जो है ये फर्स्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, और स्पेशली इट कैन बी सीन इन ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यूज. ये ब्लड और लिम्फेटिक टिश्यू में आप क्या करोगे, इसको फाइंड आउट करोगे. पहला एंटीबॉडी जो फॉर्म होता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लिखा IgM. इट्स द फर्स्ट एंटीबॉडी formed inside the body whenever the pathogen or the antigen enters the body. It is mainly found in case of it's found, कहाँ पे देखा जाता है, found in blood as well as the lymphatic tissue. The second one we have is the IgA. IgA is mostly found in the secretions, like whenever the mother feeds the baby and it gives him a prepared antibodies, that antibodies we call IgA antibodies, which provide the passive immunity to the baby. The second one we have is a IgA. We take the second one. The second antibody which we have, that is called as IgA. Ig is having the 2 subclasses. If we take IgA, it's having the 2 subclasses. It's divided in 2 subclasses, that's IgA1 and IgA2. Second important thing, it is mainly seen in case of excretion, like we have this what we call the tears in the eyes, and they mostly secrete what we call this as such tears or saliva. Breast milk provides protection against the mucosal infections. So we can see if we take the secretions like tears, like saliva, okay, like breast milk. What they contain? They contain, so found in secretions like tears, saliva, and breast milk, and they provide protection. Provide protection
provide protection against mucosal infection. Against mucosal infection. IgA through breast milk is given to the infants. So IgA through milk is given to the infants. So we can say the mother is giving ready-made antibodies to the baby, to the infant. So we can say, if we take this one, we can say mother provides ready-made antibodies. Ready-made antibody, that is IgA, to the baby, to the infant, and thus develops passive immunity. Passive immunity to the baby. That means if a ready-made antibodies are given to the baby, especially when the mother feeds the baby or infant, it provides him an immunoglobulin that is called as IgA. Now this IgA is actually the ready-made antibodies which are given to the infant, and whenever the ready-made antibodies are inserted into the body, the immunity they provide, that immunity is called as a passive immunity. So these are the IgA, IgM we have discussed. In our next lecture we will discuss about a few more what we call these anti-immunoglobulins which are present inside our blood plasma. I request you all subscribe my channel, share my videos. Thank you.